हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। माई सेल्फ सीए विद दुगल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सी हमारी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, या हम रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, हमारे नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली, और कौन सी इनकम हमारी टैक्स होगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू पीपीटी। तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है अपने अपनी इनकम को डिटर्मिन करने के लिए कि कौन सी इनकम हमारे इंडिया में टैक्स होगी, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फर्स्ट वी डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले आप डिटर्मिन करें कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर। और स्टेप टू में हम डिटर्मिन करते हैं कि अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली हमारी कौन सी इनकम टैक्स होगी। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी अलग इनकम टैक्स होती है, टैक्स होंगे इंडिया में। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी अलग इनकम टैक्स होती है। अगर आप एनओआर हैं यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपकी अलग इनकम टैक्स होगी इंडिया के अंदर। तो ध्यान देना है, सबसे पहले आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिन करें स्टेप वन में, और स्टेप टू में हम डिटर्मिन करेंगे द इनकम टू बी टैक्स्ड एज पर द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले हम डिटर्मिन करेंगे स्टेप वन दैट हाउ टू डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया, कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस तीन हो सकते हैं आपके, या आप रेजिडेंट हो सकते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं एंड नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सिनारियो में आप रेजिडेंट माने जाएंगे, कौन से सिनारियो में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, और कौन से सिनारियो में आप नॉन रेजिडेंट माने जाते हैं इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले रेजिडेंट कौन होता है। रेजिडेंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपका पीरियड ऑफ स्टे जो इंडिया में है वो 182 डेज से ज्यादा है तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे, यानी कि आप इंडियन रेजिडेंट ट्रीट किए जाएंगे। सेकेंडली, आप रेजिडेंट और कैसे मान सकते हैं, अगर आप 60 डेज से ज्यादा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021 की, और आप 60 डेज से ज्यादा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और पिछले सालों में प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में आप 365 डेज से ज्यादा रहे हैं, तो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स कौन से होंगे हमारे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। एक 1920 होगा हमारा, देन आपका 1819 होगा, देन आपका होगा 1718, और आपका होगा इससे पहले 1617। तो हम 1617, 1718, 1819 और 1920, यानी कि इन 4 सालों में हम 365 डेज से ज्यादा रहे हैं इंडिया में, और हम 2021 के अंदर 60 डेज से ज्यादा रहे हैं इंडिया में, तो भी हम रेजिडेंट माने जाएंगे। तो इन एनी केस अगर आप 182 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो आप तो रेजिडेंट बन ही जाते हैं। सेकेंड कंडीशन हो सकती है, ये और है इन दोनों के बीच में, पीरियड ऑफ स्टे या तो आपका 182 डेज से ज्यादा हो, या फिर आपका पीरियड ऑफ स्टे 60 डेज से ज्यादा हो उस प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 सालों में आप 365 डेज से ज्यादा रहे हो तो भी आप रेजिडेंट ट्रीट किए जाएंगे इंडिया में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर हम इसको डिटर्मिन करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटर्मिन करना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली ही आप अपनी इनकम को टैक्स करते हैं इंडिया के अंदर। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स को हो, कुछ केसेस में हो सकता है आपकी सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स हो। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में कि कौन से सिनारियो में हमारी सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होती है और कौन से सिनारियो में हमारी ग्लोबल इनकम टैक्स होती है। तो रेजिडेंट हमने, जैसे हम वापस आते हैं इस पे, रेजिडेंट हमने यहाँ पे डिटर्मिन कर लिया कि कौन से हमारे रेजिडेंट्स हैं। नेक्स्ट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। देखिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तीन तरीके से हो सकते हैं, इन सब में और वर्ड यूज हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी इंडिविजुअल के केसेस की, तो इंडिविजुअल के केसेस में दो हैं कंडीशंस, दो अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर मैं दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करती हूँ तो मैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानी जाती हूँ। इसमें जो वर्डिंग यूज की गई है वो है इंडिविजुअल की। आप ध्यान देंगे, जो थर्ड कंडीशन जो एक्सटेंडेड द स्कोप एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 है, उसमें हमारी बात हो रही है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन की। वो हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में कि क्या है ये स्कोप। बट अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंट्स की, दो कंडीशन की जो हम इंडिविजुअल्स के लिए हैं, नॉट ऑन रेजिडेंट के लिए, अगर आपका इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप 10 में से 9 सालों में नॉन रेजिडेंट रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाते हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर वर्ड इंडिविजुअल यूज है, ना कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अगर आप नॉन रेजिडेंट है 10 में से 9 सालों में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, प्रीसीडिंग मतलब पिछले 10 सालों में से 9 सालों में अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप इंडिविजुअल हैं, फिर अगर आप रहे हैं पिछले 7 सालों में 729 डेज इन स्टेड इन इंडिया फॉर 729 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग ईयर्स, तो यानी कि आप 729 डेज तक ही रहे हैं प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में, तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे।
तो दो कंडीशंस हैं, दो अलग अलग है ये और है सबके अंदर कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं 10 में से 9 सालों में तो भी आप इंडिविजुअल हैं और नॉन रेजिडेंट है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप 729 डेज तक ही रहे हैं पिछले 7 सालों में तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट इज द स्कोप विच हैज बीन एक्सटेंडेड। पहले यही दो कंडीशंस होती थी, बट फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक नई कंडीशन, एक नया पैरामीटर ऐड कर दिया गया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की स्कोप को इंक्रीज करने के लिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि स्कोप क्या था। अब ध्यान देना है कि ये स्कोप जो है वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ही एप्लीकेबल है। इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि किन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आते जाते रहते हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं यही हैं जो कभी दुबई गए, कोई गल्फ कंट्रीज जाते हैं, ये बेसिकली कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स गल्फ कंट्रीज के लिए भी हैं या दूसरी कंट्रीज के लिए जो आते जाते हैं इंडिया, उनके लिए ये स्कोप इंक्रीज किया गया है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी आप यहाँ पर भी दो तरीके से हो सकते हैं, ये भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। न्यू एक तो स्लैब ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इंक्लूड किया गया, यानी आरएनआर होने के लिए अगर आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप आरएनआर हो सकते हैं, या फिर अगर आप स्टेटलेस पर्सन है तो और अगर आप ये 2 कंडीशंस फुलफिल करते हैं जो नीचे दी गई हैं तो भी आप आरएनआर माने जा सकते हैं। अब एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी कंडीशन के लिए क्या है। अगर आप स्लैब ऑफ पीरियड ऑफ स्टे की बात करें, अगर आपके टोटल इनकम इन इंडिया अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 लाख, यानी इंडियन इनकम अदर देन दी फॉरेन इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा की है तो आप एनओआर की फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करते हैं। और क्यूमुलेटिव है ये तीनों कंडीशंस, यानी कि तीनों कंडीशंस मुझे फुलफिल करनी होंगी आरएनओआर होने के लिए। साथ ही साथ मेरा जो स्टे है पीरियड इंडिया के अंदर वो 120 डेज से ज्यादा है, 120 डेज और उससे ज्यादा है, बट 182 डेज से कम है। सेकेंड कंडीशन मेरी ये है। थर्ड कंडीशन मेरी ये है कि जो स्टे था मेरा इंडिया में पिछले 4 सालों में मेरा 365 डेज या उससे ज्यादा का रहा है तो मैं आरएनओआर हो सकती हूँ। तो ध्यान देना है कि मुझे इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना है क्यूमुलेटिवली। क्यूमुलेटिवली का मतलब इनमें से एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, अगर एक भी कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होगी तो मैं आरएनओआर ट्रीट नहीं की जाऊंगी। अगर आपकी टोटल इंडियन इनकम अदर देन दी फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करना, आपकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो। सेकेंडली आपका जो स्टे है इंडिया में 120 दिन से ज्यादा है और 182 डेज से कम है और पिछले 4 सालों में साथ के साथ आपका 365 डेज से ज्यादा का रहा है तो आप आरएनओआर माने जाएंगे तीनों कंडीशन फुलफिल करने पे। सेकेंड जो एक पैरामीटर और इंक्लूड किया गया आरएनओआर के स्कोप को इंक्रीज करने के लिए था वो था स्टेटलेस पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज इंडियन आरएनओआर। ये बेसिकली इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ही है। जो स्टेटलेस पर्सन कौन से होते हैं, अब स्टेटलेस पर्सन को अंडरस्टैंड करते हैं। नीचे की कंडीशन है not liable to tax in any other country or territory by reason of domicile or residence or any other criteria of similar nature। मतलब कि किसी और कंट्री में मैं liable to tax नहीं हूँ। कुछ कंट्री के ऐसे लॉज हैं कि जहां पर टैक्स नहीं लगता पर्सनल इंडिविजुअल्स पे। जैसे मैं कुछ गल्फ कंट्रीज को लूँ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ले, हम दुबई ले, यूएई की जो कंट्रीज हैं, यूएई के जो स्टेट्स हैं उनमें टैक्स नहीं लगता है, तो वो वाली कंट्रीज यहाँ कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाती है क्योंकि वहां पर पर्सनल इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स नहीं है। Second condition is total income in India is other than the foreign income is more than 15 लाख। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है जो स्लैब ऑफ पीरियड के लिए थी। आपकी 15 लाख से ज्यादा की है अगर इनकम, इंडियन इनकम, तो आप स्टेटलेस पर्सन होंगे। ध्यान देना है जैसे कि हम स्लैब ऑफ पीरियड ऑफ स्टे को देखने के लिए तीनों कंडीशंस को क्यूमुलेटिवली फुलफिल करते थे तभी हम आरएनओआर बनते थे, ऐसे ही स्टेटलेस पर्सन अगर आप हैं तो आपको इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है डिस्कस करना यहाँ पे क्योंकि हमारी जब ये अमेंडमेंट आई थी तो सबके माइंड में ये डाउट था कि दुबई के जो इंडिविजुअल्स है उनकी ग्लोबल इनकम को टैक्स कर दिया गया है, अब उनकी जो दुबई की इनकम है वो भी इंडिया में टैक्स होगी। आंसर इज नो, ऐसा नहीं है कि दुबई की इनकम आपकी इंक्लूड होगी। आप स्टेटलेस पर्सन तभी माने जाएंगे जब आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा की है। अगर आप बाहर गए हैं और दुबई में आप इनकम अर्न कर रहे हैं और वहां के अकॉर्डिंगली आप रह रहे हैं और वहां की इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो इंडिया की इनकम नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इंडिया की इनकम कोई 15 लाख से ज्यादा की नहीं है मान लीजिए, तो आप आरएनओआर नहीं बनेंगे, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये जो कहीं ना कहीं माइंड में था कि हमारी दुबई की इनकम या हमारी जो कुवैत कतर की इनकम है, जो बाहर जाते हैं लोग बोनाफाइड वर्कर्स हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा है अगर आप बोनाफाइड वर्कर हैं। ये प्रेस रिलीज भी आई थी कुछ टाइम पहले डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। आपकी 15 लाख से ज्यादा की इनकम होनी चाहिए इंडिया के अंदर फर्स्ट, और आप नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री होनी चाहिए, तभी आप स्टेटलेस पर्सन माने जाएंगे।
अब ये दो कंडीशंस हैं, स्लैब ऑफ पीरियड ऑफ स्टे और स्टेटलेस पर्सन, ये दो अलग अलग हैं। हो सकता है आप स्लैब ऑफ पीरियड ऑफ स्टे वाले में फुलफिल करें तो आपको ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। हो सकता है कि आप स्टेटलेस पर्सन में फॉल करें तो आपको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। तो आरएनओआर की ये दो अलग अलग सबसेक्शंस हैं। ओके, हमने कुछ केसेस लिए हैं डिस्कस करने के लिए कि जो अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर उसका क्या इम्पैक्ट आया है, इसको क्यों इंक्रीज किया गया है स्कोप को, जो हमने डिस्कस किया कि ये स्कोप इंक्रीज किया गया आरएनओआर का, इसका क्या टारगेट था इसको इंक्रीज करने का। इसका टारगेट आपकी ग्लोबल इनकम की या दुबई के जो इंडिविजुअल्स थे उनकी इनकम को टैक्स करने का नहीं था, इसके रीजंस कुछ अलग थे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू केसेस। अगर मैं देखूं केसेस, हम पीरियड ऑफ स्टे इसमें हमने एज्यूम किया है कि हम यहाँ पर पिछले 4 सालों में 365 डेज से ज्यादा रहते थे, क्योंकि हमने अगर यहाँ स्लैब ऑफ पीरियड ऑफ स्टे में लास्ट कंडीशन देखें तो ये तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली फॉलो करने जरूरी है, फुलफिल करनी जरूरी है, तो इसलिए हमने मान लिया कि ये थर्ड कंडीशन हमारी सारे केसेस में फुलफिल हो रही है। फिर टोटल इनकम हमने ली है, प्रायर टू अमेंडमेंट क्या था और ये पोस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो ध्यान देना है कि कौन से इंडिविजुअल्स इसमें कवर किए जा रहे हैं आरएनओआर के अंदर। तो पहले अगर आपका लेस पीरियड ऑफ स्टे था लेस देन 120 डेज और आपकी जो टोटल इनकम थी 15 लाख से ज्यादा की थी, तो प्रायर टू अमेंडमेंट भी आप नॉन रेजिडेंट थे और पोस्ट अमेंडमेंट भी आप नॉन रेजिडेंट थे। रीजन भी क्योंकि आप यहाँ पे 120 डेज या उससे ज्यादा नहीं रह रहे हैं, आप यहाँ पे 120 डेज से कम रह रहे हैं, लेकिन हो आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा जरूर है, बट हमें ये कंडीशन क्यूमुलेटिवली फुलफिल करनी है। तो दोनों तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही हैं, इसलिए आप नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे, आप एनओआर नहीं बनेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज लेस देन 120 डेज, आपके पीरियड ऑफ स्टे था, आपकी इनकम फिर लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो हम यहाँ पे नॉन रेजिडेंट ही है, प्रायर टू अमेंडमेंट भी पोस्ट अमेंडमेंट भी। थर्ड केस में क्या है कि आप 120 डेज या उससे ज्यादा रह रहे हैं बट लेस देन 180 डेज और आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब प्रायर टू अमेंडमेंट आप नॉन रेजिडेंट माने जाते थे, बट एनओआर अब पोस्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ कि हमने इन्हीं जो सेट ऑफ हमारे जो पीपल हैं, सेट ऑफ रेजिडेंट्स हैं, हमने उन्हीं को कवर किया है, तो अब वो आरएनओआर बन गए हैं, ना कि नॉन रेजिडेंट, क्योंकि यहाँ हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, 120 दिन से ज्यादा वाली भी और 15 लाख से इनकम आपकी ज्यादा है, इंडियन इनकम वो भी। ओके, नेक्स्ट केस में क्या है कि आप 120 डेज और उससे ज्यादा रह रहे हैं बट लेस देन 182 डेज रह रहे हैं और आपकी इनकम जो है 15 लाख से कम है, तो इस केस में भी आप प्रायर टू अमेंडमेंट भी, अमेंडमेंट से पहले भी आप नॉन रेजिडेंट थे और पोस्ट अमेंडमेंट भी आप नॉन रेजिडेंट ही थे। नेक्स्ट केस 182 डेज से ज्यादा है। फिफ्थ और सिक्स केस में अगर हम देखें तो फिफ्थ केस में हमारी 15 लाख से इनकम कम है, लेस देन 15 लाख, और सिक्स केस में हमारी 15 लाख से ज्यादा की इनकम है। तो उन दोनों केसेस में हम रेजिडेंट माने जाएंगे, अमेंडमेंट से पहले भी अमेंडमेंट के बाद भी, बिकॉज if an individual stays in India for a period of 182 days, then he shall be considered as a resident in India irrespective of the level of income. अगर आपने 182 दिन से ज्यादा कवर कर लिए तो ना ही आपको आरएनओआर देखना है, ना ही आपको नॉन रेजिडेंट देखना है, इसमें कुछ नहीं देखना। 182 डेज से ज्यादा आप यहाँ रहे तो आप रेजिडेंट ट्रीट कर लिए जाएंगे, उसमें आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट का कोई मैटर नहीं आएगा। इस नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज होते ही आप रेजिडेंट ट्रीट कर लिए जाएंगे। फिर आपको चेक नहीं करना कि आप आरएनओआर में फॉल कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट में फॉल कर रहे हैं, अगर आपने 182 दिन से ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया तो। ओके, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे अब ये जो अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर, इसका क्या इम्पैक्ट आया। तो सबसे पहले इट इंट्रोड्यूस टू वाइडन द स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ आरएनओआर। आपका जो स्कोप था वो इंक्रीज हो गया इसमें, मतलब आपके स्कोप इंक्रीज हो गए। जैसे हमने देखा ये वाले केसेस में, अगर हम ये ध्यान दें थर्ड केस में, तो हम उन लोगों को कवर कर पा रहे हैं जो पहले नॉन रेजिडेंट थे, अब वो आरएनओआर हो गए हैं इस थर्ड केस में। तो इट वाइडेंड द स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ आरएनओआर इन इंडिया। Then second is due to this amendment, a person who was qualifying as non-resident prior to the amendment, जैसे हमने थर्ड केस में देखा कि वो नॉन रेजिडेंट थे पहले, अब वो रेजिडेंट कर रहे हैं, अब रेजिडेंट ट्रीट कर लिए गए हैं, एंड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज शैल फॉलो ड्यू टू द चेंज इन स्टेटस। इस वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रीटी बेनिफिट्स। अब इसकी वजह से जो आपका इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से आपने कौन कौन से बेनिफिट्स लूज करे। एक तो ट्रीटी बेनिफिट्स आपने लूज करे, क्योंकि ट्रीटी को अगर हम पढ़ते हैं, डीटीए को आप पढ़ते हैं तो आप लिखते हैं रेजिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स और अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ हमें रेजिडेंट्स को या नॉन रेजिडेंट्स को हमें बेनिफिट्स मिले जाते हैं कि ये इंडिया जैसे नॉन रेजिडेंट मान लीजिए अगर आप ट्रीटी में, तो आपको इंडिया के में टैक्स नहीं पे करना होगा, बट वो बेनिफिट आपसे छीन गया क्योंकि आप अब आरएनओआर हो गए, अब आप रेजिडेंट बन चुके हैं इंडिया के अंदर। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब आपकी टोटल इनकम जो है वो उसका स्कोप इंक्रीज हो गया है। काफी सारी एग्जेम्पशंस हम यहाँ पे लूज आउट कर लेते हैं, जैसे काफी सारी इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस जो नॉन रेजिडेंट्स को मिलती थी, अब आप अगर रेजिडेंट बन जाएंगे
तो आपकी एग्जेम्पशंस वो यहाँ से हट जाएंगी। अब आपको रेजिडेंट के अकॉर्डिंगली ही टैक्स पे करना होगा। देन इंक्रीज्ड ओनर्स और इंडिविजुअल टू सब्सटैंशिएट द नॉन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन इंडिया। अब क्योंकि अगर आप रेजिडेंट से मतलब आप नॉन रेजिडेंट से आप रेजिडेंट बन गए हैं, तो आपके ऊपर ओनर्स इंक्रीज हो गया ये दिखाने के लिए कि मेरी इनकम ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, कि मेरी इनकम ये बाहर की है, या जो भी रीजंस है अब आपको वो दिखाने पड़ेंगे, तो आपके ऊपर ओनर्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, हमने 2 स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए थे, 2 स्टेप्स डिस्कस किए थे। सबसे फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने ध्यान दिया कि पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। पहले आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करें कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, आरएनओआर हैं या रेजिडेंट है। उसके बाद आप अपनी इनकम को डिटरमिन करें स्टेप 2 के अंदर। अब हम आ गए हैं स्टेप 2 में, जहां हम अपनी इनकम को डिटरमिन करेंगे कौन सी हमारी इनकम टैक्सेबल है। उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम स्कोप ऑफ इनकम को डिटरमिन करेंगे कि इनकम के डेफिनेशन में सेक्शन 5 में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाती है। सबसे पहली इनकम हमारी इंक्लूड की जाती है इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जो मान लिया हमें यहाँ रिसीव हुई और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो पहला स्कोप में इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट इज इनकम विच अक्रू और अराइज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी कि वो इनकम जो हम मानते हैं कि यहीं से अक्रू हुई है या डीम्ड टू बी अक्रूड है, वो हमारी स्कोप ऑफ इनकम में इंक्लूड होती है। थर्ड इनकम हो गई इनकम विच अक्रू और राइज टू हिम आउटसाइड इंडिया। जो आपकी आउटसाइड इंडिया वाली इनकम है वो भी इनकम की इंक्लूड होती है। तो पहले कोई भी टैक्स को इंक्लूड करने, कोई भी इनकम को टैक्स करने से पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या वो इनकम आपके स्कोप ऑफ इनकम में इंक्लूड होती है। अगर वो स्कोप ऑफ इनकम में आएगी तभी वो टैक्सेबिलिटी होगी। अगर हम ध्यान दें तो ऑलमोस्ट सारे स्कोप्स में हमने सारी इनकम को इंक्लूड कर दिया। तो जो पहले 2 पैरामीटर्स हैं, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ये दोनों हमारी इंडियन इनकम्स को इंक्लूड करते हैं। और जो थर्ड पैरामीटर है इनकम विच अक्रू और अराइजेस टू हिम आउटसाइड इंडिया, ये हमारी आउटसाइड इंडिया को इंक्लूड करता है। तो इंडिया की इनकम और आउटसाइड इंडिया की इनकम सबको मिलाकर हमारे स्कोप ऑफ इनकम को इंक्लूड किया गया है सेक्शन 5 के अंदर। अब ये अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि हम इसको बाइफरकेट करेंगे अब रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और आरएनओआर में कि किसके केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ओके, टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट। अगर मैं मानती हूं जो सबसे पहले मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करा और मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट आया, तो मेरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। तो रेजिडेंट इज टैक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ग्लोबल इनकम इन इंडिया अराइजिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। Therefore, all the 3 sources shall be included in the scope of income and accordingly be taxed. तो जो मेरे 3 सोर्सेज हैं, ये तीनों के तीनों सोर्सेज रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल होंगे। तो अगर रेजिडेंट बाहर से भी कोई इनकम लेकर आ रहा है, उसको बाहर से भी इनकम अर्न हो रही है रेजिडेंट को, दैट विल ऑल्सो बी टैक्स्ड इन इंडिया, बिकॉज एक रेजिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्स होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके इनकम अर्न करते हैं और आप रेजिडेंट हैं, तो आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप डिटरमिन करें कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस अपना क्लियर कर लेंगे तो अकॉर्डिंगली हम उसको टैक्स कर पाएंगे। जैसे रेजिडेंट के केस में सारी इनकम टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट, आरएनओआर। आरएनओआर के केस में भी जो 2 पैरामीटर्स हैं, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रू और राइज इन इंडिया, तो जो अगर हम देखते हैं जो 3 केसेस हैं इंडिया के रिलेटेड, जो 2 केसेस हैं, हम दोनों केसेस को फुलफिल करके आरएनओआर को इंडिया में ही टैक्सेबल करते हैं। मतलब आरएनओआर के केस में जो इंडियन इनकम है, चाहे वो रिसीव हुई हो या अक्रू हुई हो इंडिया में, तो दोनों हमारी इंक्लूड होती हैं। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पर आती है आरएनओआर में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि जो इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया होती है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। जो आपने आरएनओआर के केस में अगर आपको बाहर से कोई इनकम अर्न हो रही है वो वहां टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। लेकिन अगर वो डिराइव की गई है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। यानी अगर आरएनओआर में कोई यहाँ पे बिजनेस सेटअप किया और बाहर जाके इनकम अर्न करी, तो जो बाहर की इनकम वो अर्न कर रहा है ड्यू टू दिस बिजनेस विच हैज बीन सेटअप इन इंडिया, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। उसके अलावा अगर आप बाहर जाके कोई और आपकी इनकम अर्न कर रही है जो रिलेशन नहीं है आपका प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया से, तो टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है आरएनओआर के केस में? जब ये अमेंडमेंट आई, जहां हमने स्कोप को इंक्रीज किया, जब हमें लगा कि जहां काफी गल्फ कंट्रीज के जैसे दुबई, कतर के जो इंडिविजुअल्स जो वहां जाके रहते हैं इंडियन लोग, तो उनकी इनकम को इंक्लूड करने की बात हो रही थी, तो उनकी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी क्योंकि वो आप वहां जाके बिजनेस सेटअप करके वहां से आप इनकम अर्न कर रहे हैं। तो दुबई में जाके अगर आप कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं और वो वहीं से रिलेटेड है, दैट विल नॉट बी टैक्स इन इंडिया बिकॉज इट अक्रू अराउंड आउटसाइड इंडिया। जो थर्ड केस है हमारा इनकम विद अक्रू अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, वो आरएनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं है।
बस एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पर कि वो बिजनेस इंडिया में सेटअप होना चाहिए। तो जो इंडिविजुअल्स जो उनको लग रहा था कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके या गल्फ की जो कंट्रीज में रहते हैं कि उनको टारगेट किया गया है, द आंसर इज नो, उनको टारगेट नहीं किया गया। उनकी इंडिया की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी यहाँ पर। उनकी इनकम वही टैक्सेबल होगी, या तो वो इंडियन इनकम होनी चाहिए, या फिर उन्होंने वो इनकम यहीं के प्रोफेशन और बिजनेस सेटअप करके इंडिया के प्रोफेशनल सेटअप से अर्न की जानी चाहिए। अगर आपने दुबई में सेटअप करा है बिजनेस और आपको वहीं से इनकम हो रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप RNOR हैं। अगर आप रेजिडेंट हो जाएंगे इंडिया के अंदर, मान लीजिए आप 182 डेज से ज्यादा रह लेते हैं या बाकी कंडीशन रेजिडेंट की फुलफिल कर लेते हैं, तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होती है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ RNOR है, तो आपकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये हम चीज को ध्यान दें। अब नॉन रेजिडेंट के केस में क्या है, ओनली द इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रू और राइज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया शैल बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जो अक्रू और राइज इंडिया के अंदर होती है। इनके लिए जो थर्ड स्कोप ऑफ इनकम है, अगर हम यहाँ देखें, इनकम विच अक्रू और राइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, यहाँ नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। बट अगर हम RNOR के साथ इसको कंपेयर करें तो RNOR के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन वो बिजनेस सेटअप और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में वो भी टैक्सेबल नहीं है। और नॉन रेजिडेंट ने अगर यहाँ पे कोई बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया करके भी कोई इनकम आई है, वो भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, जो इंडिया से अराइज हो रही है। ठीक है, हम इस पूरे जो टैक्सेबिलिटी का पैटर्न है कि कौन सी इनकम इंडिया में इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं, इसकी एक समरी से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। जैसे हमने डिस्कस किया, रेजिडेंट, RNOR और नॉन रेजिडेंट तीनों के लिए टैक्सेबल है। इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री केसेस, रेजिडेंट हो चाहे RNOR हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। थर्ड इज इनकम विच इज अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ये टैक्सेबल नहीं है। रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है, ये RNOR के लिए टैक्सेबल नहीं है और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। इसमें हमने एक्सट्रेसिक मार्क लगाया है, अगर आप देखेंगे थर्ड केस में हमने एक्सट्रेसिक मार्क लगा के अगले हमने स्लाइड में इसको डाला है। इसमें हम वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं विच डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं थर्ड वाले केस में। हम वही वाली कर रहे हैं जो राइजिंग आउटसाइड इंडिया है, इसलिए RNOR के केस में हमने इसको टैक्सेबल नहीं किया है। नेक्स्ट केस में accrue arise outside India which derived from a business controlled in India or profession set up in India, तो ये तो इंडिया में टैक्सेबल ही है। RNOR के लिए भी इंडिया में टैक्सेबल है, जैसे हमने डिस्कस किया कि RNOR के लिए टैक्सेबल है, बट नॉन रेजिडेंट के लिए ये भी टैक्सेबल नहीं है। अगर आपको इनकम बाहर से आ रही है और वो आ रही है इनकम कौन सी बिजनेस से, इंडिया में बिजनेस सेटअप करने से आ रही है, तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए तब भी टैक्सेबल नहीं होगी। इस तरीके से हमने डिटर्मिन करा कि हमें अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को पहले चेक करना है, उसके बाद हमें अपनी इनकम को देखना है कि कौन सी इनकम को हमें इंक्लूड करना है हमने। अगर स्टिल कोई आपको डाउट रहा या कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर यू कैन मेल योर क्वेरी ऑन दिस मेल ID. We'll definitely try to help you. And thank you so much for watching this video, and please like and share this video.